नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दो बड़े बड़े एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। ऐसे जो प्रोग्राम हैं इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज इसके बारे में पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन सरकार ने चलाई है तो ये कितना सक्सेस हो पाया है और किस रूप में ये सक्सेस हासिल कर रहा है। आज के ज़माने में यदि देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, सरकार ने प्रोग्राम चलाई थी कि हम गांव देहात में टॉयलेट बना करके देंगे गरीब लोगों को। इसके अलावा साफ सफाई वाली बात करें, जैसे कि घरों से कूड़ा कचरा उठाना है और उसका निस्तारण करना है। दो मुख्य काम आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो जो टॉयलेट बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वास्तव में कितने टॉयलेट अभी तक बन चुके हैं, और एक बार बन गया है तो साल 2 साल के बाद यदि आप जाकर के देखेंगे कहीं किसी गांव में तो उसकी कंडीशन क्या है। इसके बाद मेन चीज रह जाती है साफ सफाई की। आज के समय में भी ऐसा हो गया है कि जो साफ सफाई का काम है ना, आज भी दलित लोग ही करते हैं। आज भी साफ सफाई का, ठीक है, टॉयलेट क्लीनिंग का या फिर कहीं गटर की सफाई का काम हो, इसको कास्ट के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, इससे जो जातिवाद है ना उसको बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर हमको निष्कर्ष निकलता है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जो सी फेयरर है। इंडियन सी फेयरर हम किसको बोलेंगे, जो जहाज के मालिक लोग रहते हैं, जहाज के जो नाविक लोग हैं, वो कौन कौन सी समस्याओं का आज के समय में फेस कर रहे हैं। लाल सागर जो कि इतना महत्वपूर्ण ट्रेड का रूट अवेलेबल कराता है, आज के समय में हमारे जो जहाज है ना वो सुरक्षित नहीं है। इनको हम कैसे करके सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, आज इसके बारे में चर्चा होने वाली है। ठीक है, कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन सी घटनाएं अभी तक घटित हुई हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं इसके लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे द हिंदू की महत्वपूर्ण खबरों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम पहले एडिटोरियल की, जो कि स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में आज भी डीपली यदि हम घुस करके देखेंगे ना, तो कुछ कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों की वजह से आज के समय में जो जातिवाद है, पार्टिकुलरली जो दलित लोग हैं, अभी भी इस काम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यदि हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, इसकी बेसिक की बात करें, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी गई थी। इसका मकसद था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साल 2019 तक स्वच्छ भारत का टारगेट हम हासिल कर सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई हो, टॉयलेट से उनको फ्री किया जा सके, मतलब खुले में जो टॉयलेट जाते हैं, शौच जाते हैं, उनको रोका जा सके। मुख्य मकसद इस स्कीम का यही था। तो अब एडिटोरियल की तरफ हम बढ़ते हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी जो लाइनें होने वाली हैं वो ये हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से इसकी मालिक है, इस स्कीम की, एंड ये जो स्कीम है फुली आउंड है स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये एक टूल किट बन गई है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का। सरकार ने पब्लिक हेल्थ सर्विस को कुल मिलाकर के प्राइवेट कंपनियों के हाथों में थमा दिया है, एंड जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना वो कंटिन्यू हो रहा है। जो शुरू में ये सोचा गया था कि जो दलित लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, उनको रोका जा सके, सरकार ने ये उद्देश्य रखी थी इस स्कीम का। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2022 के साथ में। तो जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत काफ़ी पिछड़ गया है। ठीक है, मतलब जो बॉटम है 180 कंट्रीज़ का, वहाँ पर हमको पोजीशन मिला है, सबसे निचले स्थान पर हमारी पोजीशन की रही है। यदि हम इस इंडेक्स के बारे में बात करें, ये जो EPI है ये कंट्री को रैंकिंग देता है कि आप क्लाइमेट चेंज का परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ कितना है आपका, एंड इकोसिस्टम की वाइटिलिटी, पारिस्थितिक तंत्र की
जीवन शक्ति की आप उसको कितना बचा करके रख रहे हैं। इसके अंतर्गत 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 11 इशू की कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि एयर क्वालिटी कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, सैनिटाइजेशन का काम कैसा है। जब सरकार को पता चला कि हम भारत को तो एकदम नीचे फेंक दिए हैं, उस समय सरकार का दिमाग खराब हो गया। बोला कि क्या है, क्या जारी करते हो आप, मतलब कुछ भी प्लस माइनस करके भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो आप। सरकार का कहना है कि ये जो रैंक हमको मिली है इसकी मेथोडोलॉजी में फॉल्ट है एंड डज नॉट क्वांटिफाई द इंडियन सिनेरियो ऑब्जेक्टिवली, और भारत का जो परिदृश्य है इसकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं करी गई है। वहीं यदि हम पिछले 10 सालों की बात करें, मोदी सरकार ने विकास के बहुप्रचारित अभियान शुरू किए हैं। प्रचार प्रसार भी धमाकेदार हुआ है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम आई, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया। इतने सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। क्या ये EPI में रैंकिंग बढ़ा सकते हैं हमारी? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन मिशनों का लक्ष्य है जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जैसे कि SBM कार्यक्रम आया है, SBM यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ है इसके इशू को एड्रेस करना। SCM जो स्कीम लाई गई है, इसका मतलब ये है कि क्लीन एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी शहरों की, उसको पूरा करना। लेकिन फिर भी देखा जाए, ठीक है, हमने जो देखा है वो वायु और जल प्रदूषण सहित अन्य कारणों से जनसंख्या की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। मेन फोकस यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए ही किया जाता है कि आखिर गलत क्या हुआ। ठीक है, आइए हम SBM और SBM 2.0 का यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका उद्देश्य है जितनी भी जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज से हम फ्री कर सकें, जो 2.0 है। सैनिटाइजेशन एंड जो कूड़ा कचरा मैनेजमेंट का काम है हमारे देश में, वो जातिगत माना जाता है, जाति से जुड़ा हुआ माना जाता है कि ये दलित है तो यही वो काम करेगा, हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम ये छोटा मोटा नीच वाला काम नहीं करते हैं। हिस्टोरिक रूप से भी देखा जाए, हमारे देश में जो जातियां रही हैं उनके ऊपर दबाव डाला गया है कि आप सैनिटाइजेशन का वर्क करिए। SBM जो स्कीम लाई गई थी, इसमें एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि जो सैनिटाइजेशन का काम है, साफ सफाई का काम है, वो सब लोगों का काम है। इंस्टीड इट हैज़ एंडेड अप कंटिन्यू द सेम ओल्ड कास्ट पैरिटी। लेकिन ये ख़त्म कैसे हो रहा है? इसके बजाय इसने उन्हीं पुरानी जातिगत प्रथाओं को जारी रखा है, मतलब जब ये कहना चाहिए समाप्त होने की कगार में है। अपोजिशन पार्टी का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि SBM के बारे में उनको ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, वो चीज़ों को ढूंढ कर ही नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए जो विरोधी पक्ष है वो भी सपोर्ट दे रही है और सरकार को इसकी स्कीम के बारे में कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। अब यदि हम बात करें क्या भारत वास्तव में ओपन डिफेकेशन फ्री है, ठीक है, तो देखिए भारत अभी क्या पूरी तरह से खुले से शौच मुक्त हो चुका है। आज के समय में भी लोग बाहर टॉयलेट करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जाता है। आज के समय में तो यूनियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि इंडिया अभी ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है, लेकिन जो रियलिटी है बिल्कुल अलग है। कैग ने कुछ जांच पड़ताल करी है एंड SBM स्कीम के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी सन 2020 में, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन राइज किए गए थे गवर्नमेंट के क्लेम के ऊपर कि ये जो SBM है सक्सेस हो पाई है। इसने इंडिकेट किया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट हैं उनकी पुअर क्वालिटी इस स्कीम के अंतर्गत। यदि हम कुछ मेट्रोज़ की बात करें जो कम्युनिटी स्लम वाले एरिया में रह रही हैं, उनके पास अभी भी पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, सरकारी टॉयलेट नहीं है। ग्रामीण इंडिया की बात करें, जो टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन का काम है कर तो दिया गया है, लेकिन आप उस वहाँ से जो टॉयलेट का कूड़ा कचरा निकल रहा है, ठीक है, गटर का आप मैनेजमेंट कैसे करके करेंगे, ये चीज़ अभी भी नहीं हो पा रही है। यहाँ जो सेप्टिक टैंक बनाए गए हैं, सेप्टिक टैंकों की क्लीनिंग मैनुअल स्कैवेंजर के द्वारा करी जा रही है एंड जो स्लज है वेरियस वाटर सिस्टम में बहा दिया जाता है।
तो आपका मतलब ही क्या रह गया? कुल मिलाकर के पहले जो प्रदूषण हो रहा था वही प्रदूषण आप आज भी करवा रहे हैं। SBM स्वच्छ भारत मिशन स्कीम को आप इतना सफल क्यों मान रहे हैं? आज के समय में इंसानों से काम कराया जाना चाहिए था, तो सरकार क्या काम रही है? महंगी मशीन खरीद रही है। महंगी मशीन खरीदो, इंसानों की जो जॉब ऑलरेडी कम हो ही जाएगी। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो गई है। और इस सिनेरियो में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट आज के समय में ज़्यादातर जो काम है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर को सौंपते जा रही हैं। ठीक है, और ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं फिर क्या काम करते हैं? ठेका लेते हैं, और ठेकेदारी में ये काम कौन करेगा? जाहिर सी बात है, बड़े जाति के तो लोग करने वाले नहीं हैं ऐसे काम। बड़ी मुश्किल से उनको आदमी मिल रहा है, तो काम भी बड़े मुश्किल से मिल रहा है, तो दलित लोग ही इसको कर रहे हैं। यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है शहरों में, ज़्यादातर शहरों की बात करें, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर के आ रही है सॉलिड को वेस्ट करने को लेकर के। लेकिन ये जो सॉल्यूशन सरकार लेकर के आई है ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के रूप में लेकर के आ रही है, बायोलॉजिकल मेथनेशन के रूप में लेकर के आ रही है। लेकिन इनकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है। City governments are being asked to buy more machine including road sweeping machine, जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम नहीं होती है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें खरीदी जा रही हैं, व्हीकल खरीदे जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर विथ जियो टैगिंग सो ऑन। सरकार क्या काम कर रही? खरीदो गाड़ी खरीदो, एक जगह से दूसरी जगह माल को लेकर के जाना है, बस हो गया। ये वाला जो काम है साफ सफाई का, जितना भी काम है वो लार्ज कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जा रहा है। ठीक है, सिटी डोमेन में कि आप ही जो है सैनिटाइजेशन का काम करवाइए और लाभ कमाइए। ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रहे हैं वो दलित लोग ही हैं। मतलब यहाँ पर हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। सरकार ने क्या काम कर दी है? सरकारी स्कीम को प्राइवेट बना दी है, और प्राइवेट वालों ने इसको जाति से जोड़ करके रख दिया है। अब सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर की बात करें कि भाई देखरेख कौन करेगा, लेकिन ये जो देखरेख करने वाले लोग हैं ना, ये स्वच्छता निरीक्षक। 30 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में शहरी विकास विभाग ने कहा कि 34 वार्डों वाले शिमला नगर निगम में सिर्फ 5 सफाई निरीक्षक हैं, और ऐसे और अधिक इंस्पेक्टरों की भर्ती करने के बजाय उनके रिटायर होने के बाद इस कैडर को खत्म किया जा रहा है। किसी राज्य में 50 से ज़्यादा नगर निकाय बनाए गए हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी बनाई गई हैं, लेकिन मात्र वहाँ पर 20 इस प्रकार के निरीक्षक बनाए गए। ठीक, मतलब कई सारी ऐसी नगर पालिका मिलेंगी जहाँ पर इस प्रकार के कोई इंस्पेक्टर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन का काम कौन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये है हमारे जो जहाज़ हैं जो कि माल की ढुलाई कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है। कैसे करके उनको सेव किया जा सकता है, अभी कौन कौन से खतरे वो फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। सबसे पहले देखते हैं कि हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करनी है, उसमें कौन सी लाइनें शामिल होने वाली हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय जहाज़ हैं, भारतीय जहाज़ों के जो मालिक हैं, ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं इन कीपिंग द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। चाहे वो इंडियन है, चाहे वो इंडियन जहाज़ के मालिक हो, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब यदि हम उनके वेलफेयर एंड सेफ्टी के लिए काम करें तो ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चूँकि भारतीय लोग वैश्विक शिपिंग उद्योग को चालू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनका कल्याण और सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। अभी देखा जाए रिसेंट जो अटैक हुए हैं कमर्शियल शिप्स में, उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि
हम यहाँ पर जहाज़ों पर जो हमले हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि रिसेंट में आप देखेंगे बहुत सारे जहाज़ों के ऊपर, पार्टिकुलरली जब से दो देशों के बीच में अटैक हुआ है, इजराइल और पैलेस्टाइन, तब से ही ये जो जहाज़ हैं इनके ऊपर जो है ना कब्जा करना, ड्रोन से हमला करना, लूटपाट करना, ये जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो सेफ्टी कंसर्न है ना वो बढ़ते जा रहा है, राइज होते जा रहा है। जो इंडियन सीफेयरर्स हैं उन्होंने अभी हाल फिलहाल में रिसेंट अटैक को झेला है कमर्शियल शिप के ऊपर, पार्टिकुलरली एक सेंसिटिव जियोग्राफिकल एरियाज में, जैसे कि रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऐसी जगह पर हमारे जहाज़ों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमने क्या किया है, तो भारत ने सबमिट किया है 3 पेपर 111वें नंबर की सेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की लीगल कमेटी को, ठीक है, विच इज़ फ्रॉम 22 अप्रैल टू 26 अप्रैल 2024। इस प्रकार के जो हमने आवेदन लगाए हैं इसमें हमने कुछ क्रूशियल इशू उठाए हैं, जैसे कि हमारे जहाज़ों की सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म, ब्रॉडर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होना चाहिए। इंडिया ने जोर दिया है कि हमें एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच लाने की ज़रूरत है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, एंड हमने बोला है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है, ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया है जो IMO का एफर्ट है ना वो लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है मैरीटाइम फ्रॉड से, एंड इंडिया ने बोला है कि एक ब्रॉडर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि हम वेरियस जो मैरीटाइम थ्रेट है, जैसे कि पायरेसी है, रॉबरी है, एक्सट्रीमिस्ट जो अटैक हो रहे हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, एंड जो इमर्जिंग रिस्क है जैसे कि ड्रोन अटैक है, यूज़ ऑफ मैरीटाइम वीपन्स है, इन सारी चीज़ों से हम कैसे करके निपट सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? पायरेसी है, रॉबरी है, एक्सट्रीमिस्ट अटैक हो रहे हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इमर्जिंग रिस्क जैसे कि ड्रोन अटैक एंड यूज़ ऑफ मैरीटाइम वीपन। तो समुद्री जो डकैती है वो फिर से वापस आ चुके हैं आज के समय में, ये दिक्कत है। हाल के जो समुद्री डाकू हमले हमको देखने को मिले हैं, जैसे कि सोमालिया के समुद्र के किनारे, जैसे कि इसमें हाईजैकिंग का काम भी किया गया था, मतलब जो पायरेसी है वो रिसर्जेंस हो रही है। दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में बात करें तो सोमाली पायरेट्स टारगेटेड वेसल सच एज MV रिवेन एंड MV लीला नॉरफॉक। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में सोमाली समुद्री डाकुओं ने MV रुवेन और MV लीला नॉरफॉक जैसे जहाज़ों का निशाना बनाया था। मतलब अब इंडिया कह रहा है कि भाई विजिलेंस, प्रोएक्टिव मेजर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है ताकि हम पायरेसी से लड़ाई लड़ सकें, प्रोटेक्ट कर सकें समुद्री जहाज़ों को इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज के हिसाब से। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इंडिया ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है, किसका, इम्पैक्ट ऑफ अनलॉफुल रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस ऑन सी फेयरर्स वेलबींग एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि सन 2020 में 200 से भी ज़्यादा जो केसेस हैं सी फेयरर्स एक्सप्लॉयटेशन हैव बीन रिपोर्टेड टू द इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब 200 से भी ज़्यादा अधिक मामले सूचित किए गए हैं अभी तक देखा जाए तो। इंडिया ने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की डिमांड करी है ताकि हम एड्रेस कर सकें इस प्रकार के इशू को एंड इंश्योर कर सकें समुद्री जहाज़ों, समुद्री मालिकों के राइट्स को मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के हिसाब से। इंडिया की पोजीशन की यदि हम बात करें तो देखिए, जहाज़ों के माध्यम से जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें हमारी भागीदारी है 9.35% की, मतलब हम तीसरे नंबर में आते हैं ग्लोबली। अभी हाल फिलहाल के जो रिसेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि MSC एराइस को सीज कर लिया गया है, साथ ही साथ MT हेरोइक आइडून को डिटेंशन में डाल दिया गया है नाइजीरिया में, ठीक है। तो ये जो लास्ट केस रहा था वेंट ऑन फॉर सेवरल मंथ, ये तो कई महीने तक चला है। इस प्रकार से जहाज़ों को बंधक बना लिया जा रहा है और फिर पैसे की
फिरौती मांगी जाती है। तो ये घटनाएं भारतीय नाविकों की कमजोरियों को उजागर करती हैं, जिन्हें एक सर्वे द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि इनके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनफेयरली ट्रीटमेंट इनके साथ किया जा रहा है एंड अनअवेयर ऑफ देयर राइट। इन लोगों को अपने अधिकार पता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या मुद्दा उठाया है और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया ने सबमिट किया है एक पेपर आईएमओ के लीगल कमेटी को, जो कि जोर देता है कि ये जो इस प्रकार समुद्री डकैत हो रही है, लूटपाट हो रही है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए एंड कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। हालांकि फिर भी देखा जाए जो इन्हेंस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है, ताकि ये जो समुद्री जहाज़ हैं उनको हम सेव कर सकें एंड इंश्योर कर सकें कंटिन्यू नेविगेशन। जहाज़ों का आना जाना, माल ढुलाई कंटिन्यू होते रहना चाहिए, पार्टिकुलरली ऐसे टाइम पीरियड में जब जो इंडियन जहाज़ हैं एंड जियोपॉलिटिकल हैं वो टेंशन से गुजर रहे हैं। आज से 3 साल पहले की बात करें तो जो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है उसने हाईलाइट किया था कि 40% इंक्रीज देखने को मिला है किडनैपिंग के मामले गल्फ ऑफ गुयाना में। 134 केसेस में असॉल्ट, इंजरी एंड थ्रेट्स हमको देखने को मिली हैं। कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे कि 20 इंडियन नेशनल को किडनैप कर लिया गया था एमटी ड्यूक के माध्यम से। ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट। एंड जो शिप ऑनर्स है उनको बोला जाता है कि आप इतने करोड़ दीजिए, इतने अरब दीजिए, तब जा कर के हम आपको छोड़ेंगे। अब हम इंडियन इनिशिएटिव्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स 8C इनिशिएटिव। हमने एक प्रोग्राम चलाया है, इंडियन गवर्नमेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने लॉन्च किया था ह्यूमन राइट्स 8C इनिशिएटिव। रिपोर्टों से ये पता चला है कि जो केसेस हैं जहाज़ों के हेल्ड इन फॉरेन जेल, इनके जो मालिक हैं फॉरेन जेल काट रहे हैं, स्ट्रैंडेड इन फॉरेन वाटर्स एंड सब्जेक्टेड टू इलीगल डिटेंशन। कहीं कहीं पर तो इनको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा जा रहा है। चौथे नंबर की बात यह है, जो ह्यूमन राइट्स 8C है, इसने हाईलाइट किया है अगेंस्ट इंडियन सीफेयरर्स ऑपरेटिंग अंडर फॉरेन रजिस्ट्रेशन टू इवेड टैक्सेस एंड हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर प्रोएक्टिव कोऑपरेशन अमंग स्टॉक होल्डर एंड मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से जहाज़ के मालिकों को आप जेल में डाल दे रहे हैं, कहीं बंधक बना ले रहे हैं, कहीं वो व्यक्ति भटक रहा है इधर से उधर, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 2,50,000 जो इंडियन नाविक हैं सर्विंग ऑन स्पेशलाइज्ड कार्गो वेसल वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड वेसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंट डाटा जो आया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो का, वो बताता है कि 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है सीरियस पायरेसी के इंसिडेंट का पिछले 10 महीने में। एंड 90% जो टारगेटेड कार्गो शिप्स हैं इंडेंजरिंग सीफेयरर्स, इससे डायरेक्ट जो जहाज के मालिक है उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। पायरेसी को यदि एड्रेस करना है तो इसके लिए हमें एक कॉम्प्रहेंसिव लैंड बेस्ड सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। जबकि ये जो प्राइवेट गार्ड हैं मर्चेंट नेवी में यदि रखेंगे तो इससे भी पायरेसी को रोका जा सकता है। आगे यदि और हम बोलें तो जो कुछ रिपोर्ट ऐसी आई हैं जो कि सजेस्ट करती हैं जो ईरानियन शिपिंग कंपनीज है ये कोलैबोरेशन कर रही हैं किसके साथ? इंटरनेशनल रिक्रूटर्स के साथ में, एक्सप्लॉइट इंडियन सीफेयरर बाय ल्यूरिंग देम विथ फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ हाई सैलरीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन मिडल ईस्ट। क्या है, आज के समय में लूटपाट भी काफ़ी चल रही है, तो इस चीज़ से भी बचाने का काम करना है। इस प्रकार ये जो सीफेयरर्स होते हैं ना, ऑफन फेस करते रहते हैं ओवरवर्क को एंड प्रोवाइडेड इनसफिशिएंट फूड एंड आर फोर्स्ड इनटू ट्रांसपोर्टिंग इलीगल कार्गो डिस्पाइट पेइंग हेफ्टी फीस टू सिक्योर ओवरसीज जॉब। इनको जो चलाने वाला व्यक्ति है वो भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, ठीक है, इनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो सिमुल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये है कि लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में जैसे कि हम 2024 की बात करें, यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव चालू हो गया है। इसके साथ ही साथ में यदि हम राज्य सरकारों के भी चुनाव एक साथ करते तो आप सोचिए कितना पैसा बचता, कितनी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ता। यही चीज़ें यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। फ़ायदों की यदि हम बात करें, सरकार का कहना है एक साथ चुनाव यदि हम कंडक्ट कराते हैं राज्यसभा का एंड लोकसभा राज्य की विधानसभाओं का और लोकसभा का, तो इससे पैसा बचेगा, टाइम भी बचेगा और अच्छी तरह से हम कामकाज कर पाएंगे, सरकार बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। वहीं अपोजिशन पार्टी का कहना है कि देखिए पहले भी ऐसे चुनाव कराए गए हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू में हम नहीं किए थे, शुरू में यही स्कीम चलती थी, बाद में ये स्कीम को चेंज कर दिया गया क्योंकि ये स्कीम सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न ये है सरकार गिरती उठती रहती है, कोई नेता इधर भाग गया, कोई नेता उधर भाग गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, सरकार गिर गई, फिर से चुनाव कंडक्ट कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा होता है करंट में जो राज कर रही है पार्टी उसका, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वही लगाएगी और डायरेक्ट उस राज्य को अपने अंडर में ले लेगी। इसलिए ये जो इलेक्शन है ना उतने सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हालांकि 1967 तक इस अवधारणा के अंतर्गत चुनाव आयोजित भी कराए गए थे, लेकिन लोकसभा भंग हो रही, बार बार मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है, राज्य की विधानसभाएं भंग हो रही, जिसके कारण ये सक्सेस नहीं हो पाया था। अभी कुछ कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इनकी विधानसभाओं के चुनाव ही लोकसभा चुनाव के साथ में होते हैं। फायदा यदि हम बात करें तो अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग लॉ कमीशन के द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी रिपोर्ट के हिसाब से एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से जो पैसा है उसकी बचत कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सकती है, सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को हम कम कर सकते हैं, सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन होएगा, चुनाव प्रचार के बजाय लोग विकास की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम और होंगे, पैसा बचाओ, पैसा कहीं और लगाओ। संविधान के हिसाब से देखा जाए आर्टिकल 83(2) और आर्टिकल 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि इनको बीच में भंग नहीं किया जाता है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें विधानसभाएं पहले भी भंग की जा सकती हैं। इसलिए केंद्र या फिर राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरने की स्थिति में ONE योजना की व्यवहार्यता सबसे अहम प्रश्न हो जाती है। तो इस तरह से बड़े बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल अलग अलग स्थिति और प्रावधानों पर विचार करने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे बदलाव फ्यूचर में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन ठीक है के लिए एक चिंताजनक मिसाल भी साबित हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो देखिए हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का कहना है यदि हम जीतते हैं तो एक देश एक चुनाव वाली स्कीम हम लागू करने वाले हैं।